Hello students, this is Rahul Pathania and you are watching Being Biological. This is sixth video lecture of the chapter Human Reproduction, and in this lecture we are going to discuss about the event known as fertilization. As we all know what is fertilization, it is the fusion of male gamete with female gamete to form a zygote. So in this lecture we'll see how a sperm fertilize the ovum और फीमेल गैमेट एंड प्रोड्यूस ए जाइगोट. हम सभी इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको एक आउटलुक बताऊंगा इस इवेंट की थ्रू ए फ्लो चार्ट जो आपके सामने है. फिर इस फ्लो चार्ट को समझने के बाद हम डायग्राम्स के थ्रू समझेंगे किस तरह से स्पर्म सेकेंडरी oocyte के पास आता है, उसकी मियोसिस 2 कंप्लीट करवाएगा, वहाँ से ओवम बनेगा, फिर स्पर्म और ओवम के जो प्रो न्यूक्लियाई होंगे फ्यूज करेंगे और जाइगोट बन जाएगा. तो पहले हम इस फ्लो चार्ट से एक ब्रीफ सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि स्पर्म सबसे पहले जो मेल गैमेट है वो सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच जाता है. यहाँ ओवा लिखना सही नहीं रहेगा, यहाँ लिखेंगे हम सेकेंडरी oocyte, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले हमारी फीमेल गैमेट डेवलप नहीं हो पाती है, वो सेकेंडरी oocyte ही होता है. इसकी मियोसिस 2 कंप्लीट होगी फर्टिलाइजेशन के बाद. फर्टिलाइजेशन से पहले मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में ही ये अरेस्ट रहता है, तो इसे कहेंगे हम सेकेंडरी oocyte. तो हमारा मेल गैमेट पहुंचता है सेकेंडरी oocyte के पास. हम सभी जानते हैं कि मेल एक इजैकुलेशन में लगभग 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है. उनमें से कुछ फ्यू स्पर्म ही होंगे जो फेलोपियन ट्यूब में सेकेंडरी oocyte के पास पहुंच पाते हैं, और उन फ्यू में से भी एक ही स्पर्म होगा जो हमारे oocyte या फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करेगा. तो जैसे ही स्पर्म हमारे फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है, प्रीकर्सर ऑफ फीमेल गैमेट जो सेकेंडरी oocyte है वहां पहुंचता है, तो ओवम के बाहर की जो कोरोना रेडिएटा होगी, सेकेंडरी oocyte के बाहर की जो कोरोना रेडिएटा होगी, इसको डिसइंटीग्रेट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स जैसे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स या लाइसिन्स इनको प्रोड्यूस करता है. इससे क्या होगा, जो कोरोना रेडिएटा के सेल होंगे वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और हमारा स्पर्म कहाँ पहुंच जाएगा, जोना पेलिसुडा तक पहुंच जाएगा, जो कि लेयर होती है किसकी, सेकेंडरी oocyte की. यहां पहुंच जाएगा. उसके बाद कोरोना जोना पेलिसुडा के पास पहुंचने के बाद जो स्पर्म के हेड पे एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होता है वो खुद को एसोसिएट कर लेगा सेकेंडरी oocyte की रिसेप्टर प्रोटीन जिसका नाम है फर्टिलाइजिन, उसके साथ खुद को ये एसोसिएट कर लेता है. जैसे ही ये एसोसिएशन होता है एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन प्रोटीन का, तो जो स्पर्म के हेड के ऊपर एक्रोजोम होगा इसकी कवरिंग डिसइंटीग्रेट हो जाती है और उसके एंजाइम रिलीज हो जाएंगे किसके ऊपर, जोना पेलिसुडा के ऊपर. ये एंजाइम रिलीज होने के बाद एक फर्टिलाइजेशन कोन या कोन ऑफ रिसेप्शन बनता है सेकेंडरी oocyte से, ताकि वो स्पर्म के हेड के कंटेंट्स को अपने अंदर ले सके. स्पर्म का हेड खुद को फर्टिलाइजेशन कोन से अटैच करता है. स्पर्म इसके बाद प्रोड्यूस करेगा एक वीक डिपोलराइजेशन की इंपल्स और कैल्शियम वेव. एक कैल्शियम वेव प्रोड्यूस करेगा. इसके बाद जो हमारा जोन ऑफ रिसेप्शन या कोन ऑफ रिसेप्शन बनेगा, उसकी हेल्प से जो हेड के कंटेंट होंगे नेक के और मिडिल पीस के स्पर्म के, या डिस्टल सेंट्रियोल होगा स्पर्म का और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा, उसको हमारे oocyte के अंदर एंट्री मिल जाएगी. जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगी oocyte के अंदर, सेकेंडरी oocyte के अंदर, वो जो जोना पेलिसुडा होगी उसको हार्ड कर देंगे ताकि बाकी स्पर्म उसमें एंट्री ना ले सकें और उस oocyte को फर्टिलाइज ना कर सकें. इसके बाद जो सेकेंडरी oocyte है उसकी मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी और वहां से बने एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक फीमेल गैमेट. फीमेल गैमेट अब बन चुकी है, इसका प्रोन्यूक्लियाई और मेल गैमेट का प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, बनेगा सिनकैरियन, और सिनकैरियन के बाद एक जाइगोट बन जाएगा जो कि क्या है, हमारा फ्यूचर का इंडिविजुअल होगा. तो ये एक तरह से ब्रीफ आउटलुक थी किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है. स्पर्म सेकेंडरी oocyte की मियोसिस 2 कंप्लीट करवाता है, वहां से फीमेल गैमेट बनती है, फिर दोनों फ्यूज करते हैं और सिनकैरियन बनाकर जाइगोट बन जाता है. इसको अब हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं.
So let's discuss this event, that is fertilization through diagrams. If this is the ovary or female gonad, this is the first part of the fallopian tube, that is infundibulum, which is guided by the fimbriae. This is fallopian tube, this is uterus, then cervix and vagina. This is the first part called infundibulum, then this is ampulla, and this is isthmus. This is uterus, which has a thick nutritious lining known as endometrium, where the implantation would occur. अब जैसे ही फीमेल ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा, हम इसको डिफरेंट कलर से दिखाते हैं. इफ दिस इज सेकेंडरी oocyte, it is collected by this region known as fimbriae, and it reaches the first part of the fallopian tube known as infundibulum. It has to reach the region known as ampullary isthmus junction. It is ampullary isthmus junction where the sperm fertilize the secondary oocyte and form female gamete, and after that the zygote. So आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्टिलाइजेशन कौन से रीजन में होता है, तो उसका सही आंसर होगा एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन. लेकिन अगर ये ऑप्शन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे सिंपल लिखा है एम्पुला या इनफंडिबुलम या इस्थमस, कुछ भी, तो आपका आंसर होगा एम्पुला. तो अब हमारा सेकेंडरी oocyte पहुंच चुका है अपने साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन तक. तो इसके बाद जो स्पर्म थ्रू इंसेमिनेशन हमारे फीमेल ट्रैक में पहुंच जाएगा. यहाँ से इंसेमिनेशन के थ्रू स्पर्म आया, उसे भी पहुंचना है कहाँ, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन तक. अब स्पर्म एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन तक पहुंच चुका है, जहाँ नेक्स्ट इवेंट होगा जिसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन इवेंट को डिस्कस करने के लिए हमें पहले सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर ढंग से देखना पड़ेगा. अब अगर ये सेकेंडरी oocyte है, इसकी आउटर लेयर कहलाती है जोना पेल्यूसिडा. इसके अराउंड सेल्स होंगे ग्रैनुलोसा जो बनाएंगे कोरोना रेडिएटा को. ये चारों तरफ से कोरोना रेडिएटा से घिरा रहता है. इसके अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी oocyte की. अब ये है हमारा सेकेंडरी oocyte जो कि अरेस्टेड है मेटाफेज 2 में. अभी तक इसकी मेसिस 2 कंप्लीट नहीं हुई है, जो कि कंप्लीट होगी स्पर्म के आने के बाद, इसको फर्टिलाइज करने के बाद. अब अगर हम यहाँ हमारा स्पर्म अप्रोच करता है, सबसे पहले पहुँचेगा वो यहाँ पे कोरोना रेडिएटा के. 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स एक इंसेमिनेशन में इजैकुलेट होते हैं. उनमें से कुछ फ्यू स्पर्म ही यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और उन कुछ फ्यू में से ओनली सिंगल स्पर्म ही होगा जो इस सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बना पाएगा. तो जैसे ही स्पर्म यहाँ पहुँचता है, इसकी मेम्ब्रेन से, इसके कवरिंग से कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे जैसे लाइसिन्स, जैसे कि कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स या हाइलुरोनिडेज एंजाइम. ये एंजाइम जब रिलीज होंगे तो जो सेल हैं कोरोना रेडिएटा के, ये डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो जाएंगे. ये सेल्स डिसइंटीग्रेट होंगे और हमारा स्पर्म पहुंच जाएगा जोना पेल्यूसिडा तक. यहाँ तक ये पहुंच जाएगा. अब स्पर्म जोना पेल्यूसिडा से अटैच हो चुका है. अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट रिएक्शंस क्या होती हैं. इसको इरेज करते हैं एक बार. हमने कहा, अगर मैं उसी कलर से इसको फिर दिखाऊं, ये हमारा जोना पेल्यूसिडा है सेकेंडरी oocyte की. हमारा स्पर्म पहुंच चुका है इसके आउटर लेयर तक, यहाँ तक कोरोना जोना पेल्यूसिडा तक पहुंच चुका है. अब स्पर्म के हेड के ऊपर प्रोटीन होगी जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजिन. एक प्रोटीन होगी जिसका नाम है एंटी फर्टिलाइजन. ये इंटरेक्ट करेगी. जो प्रोटीन होगी जोना पेल्यूसिडा के ऊपर, प्रोटीन का नाम है फर्टिलाइजिन. दोनों ही प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगी और स्पर्म की कंपैटिबिलिटी यहाँ पे चेक होगी. यानी कंपैटिबल स्पर्म ही हमारे सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर पाएगा.
तो जैसे ही कंपैटिबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी, जो हमारा वो साइट है वो एक कोन ऑफ रिसेप्शन बनाएगा। यहाँ से एनिमल पोल से न्यूक्लियस की साइड से, अगर इसका न्यूक्लियस यहाँ होगा तो इस पोल से यहाँ पे कोन ऑफ रिसेप्शन बनेगा। कोन ऑफ रिसेप्शन बनते ही जो हमारा स्पर्म है, इसकी एक्रोजोम, आपने देखा था अगर स्पर्म है इसमें ऊपर क्या होता है, एक्रोजोम होता है, फिर न्यूक्लियस होगा, देन मिडल पीस एंड टेल। तो इसकी एक्रोजोम की कवरिंग डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और सारा का सारा जो इसमें कंटेंट होगा वो जोना पेल्सिडा के ऊपर रिलीज हो जाएगा। फिर स्पर्म एक वीक डीपोलराइजेशन की इंपल्स जनरेट करेगा और कैल्शियम वेव यहाँ पे जनरेट करेगा। उसके बाद इस कैल्शियम वेव के बाद जो कोन ऑफ रिसेप्शन है वो स्पर्म हेड, उसको दिखाएं अगर डिफरेंट कलर से, वो स्पर्म हेड को और मिडल पीस तक के रीजन को ओओप्लाज्म में एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही स्पर्म ओओप्लाज्म में एंटर हो चुका है, जो सेकेंडरी ओओसाइट के कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होंगे वो माइग्रेट करेंगे जोना पेल्सिडा की ओर, और कॉर्टिकल रिएक्शन के थ्रू ये सारी जोना पेल्सिडा है ये बहुत हार्ड हो जाएगी ताकि कोई और स्पर्म आके इसे फर्टिलाइज ना कर सके। अब जो हमारा एक स्पर्म था वो इस सेकेंडरी ओसाइट के अंदर एंटर हो चुका है, उसके कंटेंट, बाकी स्पर्म यहाँ एंटर कर नहीं सकते क्योंकि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं उसने जोना पेल्सिडा को बिल्कुल हार्ड कर दिया है। इसे हम कॉर्टिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो अब हमारा स्पर्म एंटर कर चुका है। एंटर करने के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट होगा, सेकेंडरी ओसाइट ये डिवाइड करे, इसकी मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, ये बनाएगा एक फीमेल गैमेट प्लस 1 पोलर न्यूक्लियाई, से पोलर न्यूक्लियाई बन जाएगा। अब जो फीमेल गैमेट का प्रो न्यूक्लियाई होगा वो फ्यूज करेगा विद प्रो न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म और बनेगा सिन कैरियन, यानी न्यूक्लियस ऑफ द जाइगोट। इस तरह से हमारा ये जाइगोट कंप्लीट हो जाता है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा और जाइगोट बन जाएगा, और ये जाइगोट ही बाद में डेवलपमेंट से यानी ब्लास्टुला बनाएगा, गैस्ट्रुला बनाएगा, फिर फीटस बनेगा और हमारा नया बेबी बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे किस तरह से ये जाइगोट डिवाइड करेगा और बनाएगा हमारा गैस्ट्रुला। तो अगर हम बात करें, इफ दिस इज जाइगोट, ये सिंगल सेल जाइगोट है, इसमें फर्स्ट डिवीजन होती है लगभग 30 आवर्स के बाद। 30 आवर्स के बाद फर्स्ट डिवीजन होगी तो यहाँ 2 सेल बनेंगे, यानी 2 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। इन सेल्स को बोलते हैं हम ब्लास्टोमियर्स। फिर नेक्स्ट डिवीजन होगी 40 आवर्स के बाद और यहाँ 2 सेल से बन जाएंगे 4 सेल। अब 4 ब्लास्टोमियर यहाँ पे हो चुके हैं। फिर 3 दिन के बाद थर्ड डिवीजन होती है, वहां से बनेंगे 8 सेल, यहां से बन जाएंगे 8 सेल। 8 सेल्स के बाद फिर से डिवीजन होगी और बनेंगे हमारे पास 16 सेल का मोरुला, अर्ली मोरुला बन जाएगा। ये अर्ली मोरुला 4 दिन के बाद, लगभग 4 दिन के एंड तक या 5वें दिन के स्टार्टिंग में, 4 दिन कंप्लीट होने के बाद या 5वें दिन के स्टार्टिंग में यूटेरस तक पहुंच जाता है। ये कहाँ पहुंच जाएगा? यूटेरस तक पहुंच जाएगा और बना देगा हमारा 32 सेल मोरुला, देन 64 सेल ब्लास्टोसिस्ट। क्या बन जाएगा इससे? 64 सेल ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, अगर डिफरेंट कलर से यहां दिखाएं, ब्लास्टोसिस्ट में बाहर की लेयर को बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। बाहर की लेयर को बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर होता है इनर सेल मास। जो 64 सेल के बाकी सेल होंगे वो इनर सेल मास बनाएंगे और एक कैविटी जिसे कहते हैं हम ब्लास्टोसील, एक कैविटी होगी जिसे बोलेंगे हम ब्लास्टोसील। तो ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला में क्या है, बाहर ट्रोफोब्लास्ट की लेयर होगी, अंदर इनर सेल मास होगा और एक कैविटी जिसे कहेंगे हम ब्लास्टोसील। ये 7 से 10वें दिन के बीच में इम्प्लांट हो जाएगा एंडोमेट्रियम में। ये क्या हो जाएगा? इम्प्लांट हो जाएगा एंडोमेट्रियम में। और इम्प्लांट होने के बाद
इसमें गैस्ट्रुलेशन होगी और 9 मंथ का गैस्टेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद ये पार्चुरेशन के थ्रू माँ की बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो आज हमने ये 2 इवेंट देखे, जिसमें एक इवेंट था हमारा फर्टिलाइजेशन और सेकंड इवेंट था हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करते रहें और कुछ यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो जाए तो कमेंट्स में आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।